साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव पेज से जुड़ना चाहते हो कृपया जुड़ जाएं। आज हम शिक्षा के सवाल को लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सबों से पुनः मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो भी फेसबुक लाइव पेज से जुड़ना चाह रहे हो वो जुड़ जाएं। सभी को जोहार, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, कल ही हम शिक्षक दिवस मनाए। आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। कल 137वां वर्षगांठ उनकी मनाई गई। दोस्तों, शिक्षक दिवस यूँ तो अगर भारत के पारंपरिक इतिहास को देखें, पुराने इतिहास को देखें, तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही और हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरु के बारे में धर्मशास्त्रियों ने और ये कहा है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़ो काके लागू पाओ गुरु बलिहारी जो गोविंद दिए लिखे। धर्मशास्त्रों ने भी ये कहा है कि गुरु गोविंद से बड़ा है और हमारे यहाँ गुरु की परंपरा शुरुआती दौर से वैदिक कालों से रही है। यूँ कहें, समाज का सबसे पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो एक बच्चे को जीवन के गुर सिखलाते हैं, जीवन के आदर्श सिखलाते हैं, उनके शुरुआती के शब्द सिखलाते हैं, उनके जीवन के आधारशिला को रखते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि इंसान का सबसे पहला गुरु उसकी माँ और उसके पिता होते हैं। उसके बाद कालांतर में उसके गुरुओं की संख्या बढ़ती जाती है और जो जिस रूप में होता है वो उसके गुरु उस रूप में सामने आते रहते हैं और हर जीवन के हर पग पग पे, हर काल में, हर परिस्थितियों में इंसान सीखता है और जहाँ जहाँ वो सीखता है वो उसके गुरु है। उससे तो गुरुओं की संख्या एक में हम नहीं आंक सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआती गुरु और आदर्श गुरु के रूप में उसके माँ बाप ही होते हैं और तीसरा उनके जो अक्षर बोध कराते हैं वो होते हैं। तो ये माना गया है और इसके बाद जीवन काल में वो रोज किसी न किसी व्यक्ति से वो सीखता है और जो सिखाने वाला होता है वो शिक्षक होता है, वो गुरु होता है। लेकिन गुरु परंपरा को आज उसके मायने बदल गए हैं, उसके अर्थ बदल गए हैं, शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। तो दोस्तों, यूँ तो मैं उन्हीं बातों को आपके बीच साझा कर रहा हूँ जिसके संबंध में पिछले दिनों मैंने आलेखों के माध्यम से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित हुए हैं उन्हीं चीज़ों को मैं रख रहा हूँ। आज भी मैं उन्हीं चीज़ों को रख रहा हूँ कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक आलेख पिछले दिनों प्रकाशित हुई थी। किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। तो जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षा से अलग करके शिक्षक की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। शिक्षा से ही शिक्षक बना है और शिक्षा का मुख्य मायने परिस्थितियों के साथ बदलती रही हैं, लेकिन शिक्षा का मुख्य गूढ़ रहस्य यही है कि अज्ञानता रूपी
अंधकार से ज्ञान रूपी रोशनी से हम रोशन होते हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। और शिक्षा का समय, परिस्थिति और काल के साथ वो बदलता गया है, उसके परिदृश्य, उसके स्वरूप बदलते रहे हैं। और शिक्षा के मायने और उसके अर्थ ये उपभोक्तावादी दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में उसके लक्ष्य, उद्देश्य भी बदलते रहे हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बीच संबंध में बात करूंगा। अभी नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति आपके समक्ष किन चीज़ों को लेकर और किन मकसदों को लेकर आया है, इस पर मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, अपनी बात की शुरुआत करने से पूर्व, आगाज करने से पूर्व मैं शिक्षा से संबंधित एक कविता आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, इल्म को हथियार बना लो, अज्ञानता का अंधकार दूर भगाओ, अज्ञानता का अंधकार दूर भगाओ, हर तरफ ज्ञान की ज्योत जगाओ। लो संकल्प अपने जीवन में, कलुषित कभी रखे मन, कलुषित कभी रखेंगे ना मन में, जुल्म कभी ना करेंगे ना जुल्म सहेंगे, जुल्मी को हम मार भगाएंगे। शर्माओ नहीं कभी, सकुचाओ नहीं कभी, डटे रहो पथ पर, हिम्मत कभी न हारो। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो होगा हमसे साकार नहीं। हर तरह के सवालों का जवाब बनो, अपनी नैया का खुद पतवार बनो, रोशन करो अब जहां में तुम, इंसानियत की शम्मा जला कर तुम। पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, इल्म को हथियार बना लो, इल्म को हथियार बना लो। तो ये शिक्षा से संबंधित ये कविता आपके समक्ष मैं रखा। अब मैं शिक्षा से संबंधित उन बातों को, उन गुण चीज़ों को आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ कि शिक्षा का और शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा की व्यवस्था समाज की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और ये व्यवस्था जो जो बदलती है, उसके स्वरूप भी बदलते हैं। वर्तमान समय में जिस रूप में हम वर्तमान समय को हम किस रूप में देखें, नया सूचना, विश्व स्तर के पूंजीवाद विकास के शरीक हो जाने की उत्तेजक चाह रखने वाला समाज, ग्लोबल इकाई पर आधारित समाज, प्रौद्योगिकी की दौड़ में होड़ लगाता समाज, या उत्तर आधुनिक काल के लिए संस्कृति का वशीकरण में डूबा हुआ समाज, विचारधाराएं और मूल्यों के प्रति टूटती प्रतिस्पर्धा वाला समाज, या फिर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित समाज। दोस्तों, आज का परिदृश्य कुछ विचित्र सा हो गया है। तो ये इस तरह से खाने में सारे चीजों को बांट दिया गया है। इसमें अगर हम इस व्यवस्था में हम आशाएं तो हैं, लेकिन आशंकाएं भी जुड़ी है। आशा के साथ आशंकाएं भी जुड़ी है। मनुष्य के विज्ञान में वृद्धि हुई, ज्ञान दुनिया का शक्ति बन गया, लेकिन उसका विस्तार असमान है। दोस्तों, इन बातों से भी आप वाकिफ होंगे कि शिक्षा, अगर पौराणिक कालों में हम देखें तो शिक्षा का स्वरूप क्या था। शिक्षा क्षण मुट्ठी भर हाथों में सिमटा हुआ था। बाद के समय में शिक्षा पर धीरे धीरे लोग आगे आते गए और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे लोग सामने आए, जिनके वजह से शिक्षा का विस्तार हुआ और शिक्षा इंसानी जिंदगी के बेहतर बनाने का हथियार बना।
अब पुनः यह साजिश की जा रही है कि शिक्षा चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे, शिक्षा ज्ञान जो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे, बाकी लोग वैसे शिक्षा से वाकिफ हों जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंसानी जिंदगी जीने के लिए मात्र रहे। तो दोस्तों, तो जिस तरह की व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, वो व्यवस्था आप हमारे सामने है, उस पर आप गौर करेंगे। आप उन चीजों पर भी गौर करिए दोस्तों कि जब आज हम कहते हैं कि दुनिया का गुरु हुआ करता था भारत, दुनिया का भारत विश्व का गुरु हुआ करता था, तो विश्व का गुरु तब था जिस समय तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भारतीय विद्यालयों की तूती बोलती थी। संपूर्ण यूरोप प्राथमिक शिक्षा से प्राय वंचित था। उस समय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा जैसे स्पष्ट वर्गीकरण नहीं हुआ, बल्कि उन्हें ज्ञान की जिज्ञासा थी। वे स्थानीय गुरुकुलों में जाते थे, उन्हें ज्ञान की पिपासा होती थी। उन विद्यालयों में आते ही कहीं से भी, किसी भी कोने से दूर की कोई भी बंदिशें नहीं थी। सिर्फ बृहद भारत वर्ष ही नहीं, बल्कि उस समय मध्य एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया से भी छात्र यहाँ आते थे। उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं, हैं हानसोंग, लामा, तारनाथ और धर्मस्वामी तथा फहियान जैसे लोग, फहियान जैसे विश्व पर्यटक यहाँ आए और ज्ञान रूपी पिपासा को बुझाने यहाँ इस तरह के लोग आते रहे। वास्तव में ये संस्था विश्व स्तर पर विश्वविद्यालय होने का अर्थ अपने में संप्रेषित करते रहे। भारत उस समय विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। कालांतर में दोस्तों, समय के बदलाव के साथ 8वीं 9वीं सदी के आसपास यूरोप में भी बहुत सारे उच्च शिक्षा के केंद्र उभरने लगा, इसमें वहां यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर प्लस सिटी अर्थात विश्व नगर। विश्व नगर कहने का तात्पर्य ये होता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं, उसमें कोई भी तरह का बंदिशें नहीं थी। यूरोप देश में उच्च शिक्षा के विकास के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों का आकर्षण कमता है। ज्यों-ज्यों यूरोप देशों में शिक्षा का प्रसार होने लगा, हमारे देश के आकर्षण धीरे धीरे कमते गए। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड की ख्याति बढ़ती गई। समाज और राज्य दोनों ही संस्थानों का केंद्र बनता गया। इन्हीं संस्थानों के बदौलत आज पश्चिम समाज धन, वैभव और सुख की दुनिया रचने में सफलता पाई। तो शिक्षा दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से ही, हमने कहा ना, शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे अपनी समृद्धि की ओर इंसान और समाज, देश, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सकता है। और हमारा देश के साथ साथ यूरोप के लोगों में इस तरह के समृद्धि आई। 20वीं शताब्दी तक पश्चात देश में उत्तरोत्तर नगरीय व्यवस्था का निर्माण तक शिक्षा का अर्थ सिमटा हुआ था, शिक्षा का मायने सिमटा हुआ था, पर बाद में संपत्ति पैदा करने वाला और सुख की दुनिया रचने वाला होता गया। ज्ञान की भाषा से उभरकर ये उपार्जन का हथियार बनता गया। शिक्षा नई सामाजिक व्यवस्था में भौतिक समृद्धि का
क्षमा साधन बनता गया। 21वीं सदी के आरंभ में देखें देश बदला, यहाँ अनिवार्यता स्थापित होती चली गई। आज जब शिक्षा की कैरियर बनाने, धन कमाने, समाज की भौतिक समृद्धि के लिए एक अनिवार्य संसाधन के रूप में विकसित हुई है, तो दोस्तों इसकी नई भूमिका में भारतीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगिता स्थापित करने के भरसक प्रयास की जा रही है। भारत में शिक्षा की शुरुआत, यूं कहे तो भारत में शिक्षा पद्धति की शुरुआत मेकाले के साथ आधुनिक शिक्षा का श्री गणेश होता है। मेकाले ने जब देश अंग्रेजों के हुकूमत के गुलाम हुआ करता था, उस समय मेकाले ने एक शिक्षा पद्धति निकाली और जिसके परिणाम स्वरूप इसमें नई शिक्षा पद्धति का शुरुआत हुआ। उसके पहले यहाँ गुरुकुल आश्रम की व्यवस्था कायम थी। तो मेघालय के द्वारा नई शिक्षा नीति का शुरुआत आगाज किया गया। इसका मकसद था शिक्षा का विकास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करना था। देश में ऐसा नागरिक बनाना था जो खुदगर्जी और असामाजिकता से लिप्त। उसका मकसद ही था खुदगर्जी, सिर्फ अपने लिए जीने का मकसद ही शिक्षा पद्धति का मायने रखता है। स्वाधीनता के बाद शिक्षा के नाम पर दर्जनों आयोग बनाए गए। शिक्षा के नाम पर दर्जनों आयोग बनाए गए, लेकिन सरकारें या जो भी सरकार हुई उनकी इच्छा शक्ति में खोट के कारण सपना साकार नहीं हो सका। सबसे पहले चर्चित शिक्षा आयोग कोठारी शिक्षा कमीशन की रही और दोस्तों जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.एस. कोठारी थे। तो डी.एस. कोठारी का शिक्षा नीति पर और शिक्षा के संबंध में उनका कहना था कि शिक्षा न्याय का हथियार है और यदि वह उद्देश्यों से भटक जाती है तो राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित होगा। न्याय की हथियार तो है, लेकिन अगर उद्देश्यों से भटक जाती है तो राष्ट्र के लिए खतरनाक होगा। मौजूदा भूमंडलीकरण के दौर में भारत की राजसत्ता संविधान की आत्मा कुचलते हुए लोक कल्याणकारी राज की उद्देश्य से भटकती जा रही है। दोस्तों, उच्च शिक्षा में तेजी से निजीकरण की ओर धकेले जा रहे हैं। देशी विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में व्यापार के मद्देनजर शिक्षा का दरवाजा भी खोला जा रहा है। यूं कहें तो शिक्षा को भी एक व्यापार का तगमा दिया जा रहा है, एक व्यवसाय का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। इस बौद्धिकता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय से इसका कोई मतलब नहीं है। वह केवल शिक्षा की मुनाफा का औजार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, तो इस तरह से समय और परिस्थितियों के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप में काफी बदलाव आता गया और शिक्षा के मायने बदलते गए। अब हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। जब हम 21वीं सदी में पहुंच गए तो इस सदी का आगाज उस संभावनाओं को रेखांकित कर चुका है कि अब उत्पादन ज्ञान पर आधारित होगा। ज्ञान का उपयोग उस सतत सृजनात्मक होगा। ज्ञान आधारित विकास की राजनीति की जाएगी और ज्ञान आधारित विकास का राजनीतिक ही चलेगा। यह राजनीति सिर्फ उद्योग तक ही सीमित नहीं रहेगा, या राजनीति कृषि सेवा तक सीमित नहीं रहेगा, या राजनीति सूचना और मनोरंजन शिक्षा के रूप में उत्पाद
और अर्थतंत्र में भी मुख्य भूमिका निभाएगी। तो उत्पादन के लिए ज्ञान अब पूंजी और श्रम से ज्यादा निर्णायक है। शिक्षा साधन है तो साध्य। आज शिक्षा का मायने बदल गया है और कालांतर में दोस्तों आपने ये देखा किस तरह से शिक्षा का स्वरूप बदलता गया और शिक्षा साधन भी है और साध्य भी हो गया है। साधन जैसा होना चाहिए या साधन जैसा होगा साध्य भी वैसा ही होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, यानी यूं कहें कि साध्य की जैसी कल्पना होगी वैसा ही साधन जुटाना होगा। स्वरूप में कितने परिवर्तन होते गए। शिक्षा वास्तविक अर्थों में सत्य की खोज है। शिक्षा को अगर देखें दोस्तों तो वास्तविक अर्थों में यह सत्य की खोज है, प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। ऐसी शिक्षा जो मानववाद के विकास के लिए रास्ते खोलती है, जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, संकीर्णता, विमनस्यता का कोई स्थान नहीं होता। यह मनुष्य की संपूर्णता, श्रेष्ठता, महान त्याग, ईमानदारी, कर्मठता, संघर्षशीलता एवं जुझारू बनाता है। यही सही मायने में यथार्थपूर्ण शिक्षा ही मनुष्य की गरिमा और उसकी आत्मसम्मान बढ़ाती है। यदि शिक्षा की यथार्थ बात को प्रत्येक व्यक्ति समझ ले, मानवीय गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अपना ले, तो रहने के लिए विश्व में बेहतर स्थान बन जाएगा। लेकिन वो बात नहीं हो पा रही है। कल हम जिनकी जयंती मनाए, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था कि शिक्षा का प्रयोजन यह नहीं है कि वह हमारे सामाजिक परिवेश के उपयुक्त बना दे, अपितु यह है कि वह बुराइयों से लड़ने एवं उत्तरोत्तर समाज के सृजन में हमारे सहयोग करें। तो शिक्षा के वो मायने थे। जॉन मिल्टन ने कहा था, पूर्ण और उदार शिक्षा वही है जो मनुष्य को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य को युद्ध और शांति दोनों स्थिति में न्यायपूर्ण और कुशलता और उदारता के साथ कर सकने में सक्षम बनाती है। तो ये मिल्टन साहब का कहना था। दोस्तों, आज सबसे जरूरत इन बातों की है कि सभी स्तरों पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो अभी हाल ही में बनकर सामने आई है और उनमें ढेर सारी बातें की जा रही है और ढेर सारे वादे किए जा रहे हैं। वैसे शिक्षा नीति जो आपके समक्ष अभी फिलहाल नई शिक्षा नीति जिसके प्रस्तावना पारित किए गए हैं, उनको आप अगर गौर से देखें तो वो मेकाले की शिक्षा नीति से हटकर कहीं भी नहीं है। मेकाले ने जिस तरह की शिक्षा नीति लागू की ताकि लोग सिर्फ व्हाइट टाई वाले बन के रह जाएं, और तो उसी तरह से कमोबेश ये शिक्षा नीति है जिसका मकसद है कारपोरेशन एंड कहा जाए कि कारपोरेट को फायदा दिलाने के लिए ये शिक्षा नीति बनाई गई। तो दोस्तों, इसके अगर गौर करें आप कुछ बिंदुओं पर जो नई शिक्षा नीति आई है कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में 4 कंपोनेंट हैं। पहला कि विद्यालयी शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा और तीसरा है शोध का, चौथा है कंपोनेंट विनायक से जुड़े हुए।
कि देश में शिक्षा किस तरह संचालित होगी, विद्यालय शिक्षा से लेकर बहुत दूरगामी कदम उठाया गया है। इसमें 3 वर्षों के उम्र से लेकर पहले शर्त इसमें है कि 3 वर्ष के उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र आने 12वीं तक बच्चों को विद्यालय की शिक्षा के साथ में जोड़कर रखे जाएंगे और शिक्षा का समावेशी बनाने के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और जो प्राथमिक स्तर पे बच्चे होंगे वो मातृभाषा में भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात इसमें की जा रही है, विकास की बात भी की जा रही है। नई शिक्षा नीति में दूसरे कंपोनेंट उच्च शिक्षा को 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम के तहत इसका संचालन किया गया है, जिसमें इस शिक्षा नीति के तहत ये बातें आई है कि 4 वर्ष की यूजी शिक्षा के तहत ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी 4 वर्ष तक पढ़े। पहले वर्ष भी अगर वो पास कर जाता है तो भी उसे सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अगर वो 2 वर्ष की डिग्री लेकर आगे नहीं बढ़ पाता है तो वैसे में उसे डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। और तीसरे वर्ष में अगर वो नहीं पास कर आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसे सर्टिफिकेट दी जाएगी। और चौथे वर्ष में जब वो पास होता है तो पूर्ण सर्टिफिकेट और उसे इस तरह से व्यवस्था की गई है। अब यह भी बात की जा रही है शिक्षा नीति में कि कोई भी बच्चे अगर विद्यार्थी कोई भी क्रेडिट कोर्स करना चाहता है मानकीय तो उसके लिए वो अगर कॉमर्शियल क्लासेस करना चाहता है, व्यवसायिक शिक्षा करना चाहता है तो उसके लिए बचपन से ही उसके रास्ते खोल दिए जाएंगे। और पहले शिक्षा का स्वरूप में क्लासिफाई किया गया था। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के विषय को अलग अलग फैकल्टी में लोग पढ़ते थे। नई शिक्षा नीति ने ये कहा कि नहीं, आपको किसी चीज की विशिष्टता की जरूरत नहीं है, आप जो चाहें अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। तो इसमें इंसानी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उसमें विशिष्टता का भाव दिखेगा। और तो कुल मिलाकर दोस्तों ये इसमें रिसर्च के लिए जो कुछ बातें रखी गई है, जैसे कि बीएड, तो बीएड को अब इंटर करने के बाद भी विद्यार्थी 4 वर्ष की बीएड कर सकते हैं। अगर स्नातक करके वो बीएड करना चाहता है तो 2 वर्ष के बीएड कर सकते हैं। स्नातकोत्तर करने के बाद अगर वो बीएड करना चाहता है तो 1 वर्ष के वो बीएड कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब रिसर्च को भी बांट दिया गया है कि जो रिसर्च करने वाले होंगे उसे भी समय अवधि में बांट दिया गया है। रिसर्च 5 वर्ष, वो कम से कम रिसर्च करने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो कम से 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है कि 5 वर्ष अधिक से अधिक वो लगाएंगे और कम से कम 2 वर्ष में वो अपने रिसर्च कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह की यूँ कहें कि ये नई शिक्षा नीति है, इसमें 10+2 फॉर्मेट को समाप्त कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई में बदलाव कर दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति में अब स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 के तर्ज पर होगी। और पहला 5 साल 2 क्लास, उसके बाद 3 साल प्री प्राइमरी, 2 साल 1 और 2 के लिए, अगला 3 साल में उन्हें 5 और फिर 3 साल में 6 से 8 तक की कक्षा करनी होगी। और 9 वर्ष से लेकर उसके लिए उसे 9 से 12 के लिए निर्धारित किया गया।
तो इस तरह से फैकल्टी में बांट दिया गया है, इस उम्र में इतना। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इस शिक्षा नीति को ऐसा भी कहा जा सकता है कि शराब पुरानी है और बोतल नए हैं, मैंने नए बोतल में पुरानी शराब को डाल दिया गया है। कहने का मतलब ये है 1965 और 62 के पहले जो शिक्षा नीति थी, वो शिक्षा नीति के तहत 15 वर्ष में लोग स्नातक करते थे, यही पद्धति हुआ करता था। तो बातें वही हैं, लेकिन उसका स्वरूप को बदल करके आपके सामने परोसा गया है। इस शिक्षा नीति के तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो 10 तक चलती थी, उसमें 12 कर दिया गया है। शिक्षिकाओं का के अनुपात में भी परिवर्तन किए गए हैं कि अब सामान्य 30:1 होंगे, माने हर 30 विद्यार्थियों में एक शिक्षक होंगे, और जो पिछड़े इलाका होंगे उसमें 25 विद्यार्थियों में एक शिक्षक होंगे। इस तरह से इसमें परिवर्तन किए गए हैं, करने की बात की गई है। अब शिक्षकों के लिए किया गया है कि हर शिक्षकों को अब जनगणना, चुनाव और आपदा को छोड़कर, ये 3 महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर अब शिक्षकों का इस्तेमाल दूसरे तरह के कार्यों में नहीं लिए जाएंगे। इस शिक्षाकरण में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, और उन चीज़ों को, जिन चीज़ों की विश्लेषणात्मक या तथ्यात्मक चीज़ है, उन्हें गौण करके वैसे चीज़ ला दिए गए हैं जो पारंपरिक चीज़ हैं, जिससे आने वाला समय में उनके लिए बहुत ही गुणात्मक लाभ होने वाला भी नहीं है। इसके अब शिक्षकों के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि उन्हें टेट पास करना है, वही शिक्षक बनेंगे। अब माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए पहले जो मिड डे मील मिलता था, उसमें भी थोड़े से गुणात्मक परिवर्तन करके ब्रेकफास्ट उसके साथ में जोड़ दिया गया है। अब बच्चों को बोर्ड जैसी भय से भी मुक्त कराने की बात कर रही है ये शिक्षा नीति, कि अब बोर्ड जैसी कुछ बात नहीं होगी। बोर्ड की भयावह से लोगों को मुक्त कर दिया गया है। अब वो एक सामान्य टेस्ट देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी तय किया गया है शिक्षा नीति में कि माध्यमिक स्तर पर छात्र अगर चाहें तो विदेशी भाषाओं को भी पढ़ सकते हैं। उसके अंदर वो कोरियाई, चाइनीज, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश आदि भाषाओं का विकल्प इस नई शिक्षा नीति के तहत में लाया गया। अब बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन 6 से ही शुरुआत की जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन जो है, पहले क्या होता था, बड़े होने के बाद इंटर या ग्रेजुएशन के बाद होते थे, लेकिन अब उसकी शुरुआत क्लास 6 से ही की जाएगी। अब बच्चों को उसके प्रोसेस कार्ड, उनके सीखने और व्यवहार, उनके समुचित या समग्र विकास पर आधारित होगा। और बोर्ड परीक्षा जैसी बात मैंने कहा कि बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। विषय आधारित ग्रुप की विशेषता भी समाप्त कर दी गई है। यह शिक्षा नीति यूं कहें, यह शिक्षा नीति कारपोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, और इसमें आम लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की एक सुनियोजित साजिश भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा पद्धति अमेरिका का नकल है, या फिर कह सकते हैं कि ये अमेरिकी प्रस्थ शिक्षा नीति है, और जो कि अमेरिका से कॉपी की गई है। अमेरिका की शिक्षा नीति को हूबहू उतारने की कोशिश की गई है। इस शिक्षा नीति से
गुणवत्ता का भाव दिखेगा, विशिष्टता का भाव दिखेगा। और इसमें जो पढ़ लिख के होंगे वो कारीगर बन सकते हैं, वर्कर बन सकते हैं। ये गुणवान और बड़े ओहदेदार बनने से वंचित रह जाएंगे। यहाँ भी शिक्षा नीति में भी निजीकरण किया जाएगा, जिसके फीस में भी काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे फिर से गरीब के बच्चे इससे वंचित होते जाएंगे। अगर हम इसको गौर करके देखें कि यूं कहें कि वैश्वीकरण जिस सार्वभौमिक दुनिया को गढ़ रहा है, उसमें शिक्षा, भाषा, संस्कृति व साहित्य आदि का जिक्र भले ही हो, लेकिन उसका भाषिक चेतना, भाविक चेतना, जाति समृद्धि, इतिहास बोध, राष्ट्रीय अस्मिता और पारंपरिक प्रगतिशील मूल्यों की अभिव्यक्ति का अंश अघोषित निषेध शर्तों पर भर रहा है। इसमें राजसत्ता को अपना पिछलग्गू बना दिया है। राजनीति आज स्वर्गामी और स्वर्गघाती हो गई है। इस उपभोगवादी मनोवृत्ति के हमले वृद्धि और चिंतन पर इतना हावी है कि हम जरूरी सामान को ठीक से परिभाषित ही नहीं कर पा रहे हैं। बाजार बनता देश, समाज और संस्कृति पतन की सीमा पर जाकर ठहर गया है। इसका अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है। बाजार में हर चीज बिकाऊ है। बाजार का कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि बाजार में वस्तुएं होती है और सारे वस्तुएं खरीदने या बेचने के लिए आते हैं, और इसमें दो पात्र होता है, एक खरीदार होता है और एक विक्रेता होता है। तो जब बाजार का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ हर चीज बिकाऊ जैसी बात हो गई है, क्योंकि समकालीन समाज की संस्कृति में वस्तु का महत्व बाजार भाव ही तय करती है, और बाजार पूंजीपति कारपोरेट घराने का, बाजार पे पूंजीपति और कारपोरेट घराने का कब्जा है। ये सत्ता का भी परोक्ष निर्णायक भी है। इसी उभरते राजसत्ता को हिलडोल कर रही है। इसके इशारे पर ही ये राजसत्ता हिलडोल कर रही है। अंत में इस शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्ता क्या होगा, अंजामे गुलस्ता क्या होगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे हम अगली बार अगली बातों को लेकर। फिर आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आप इसे लाइक करना चाहें तो लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, आज इतना ही। फिर हम मिलेंगे दूसरे पड़ाव में, दूसरे थीम में, और फिर दूसरी बातों को के साथ में हम आएंगे आपके बीच। धन्यवाद।